आज के इसमें को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 8 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में, कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। जो आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपए है। यदि लाभ कितना 17% है तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए किसका अंतर दिया गया, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया। यानी वस्तु जितने रुपए में खरीद कर लाई गई होगी, ठीक है, और जब बेचा गया होगा तो दोनों में कितने का अंतर पाया गया, इतने रुपए का अंतर पाया गया। तो कह सकते एक तरह से उससे क्या हो गया, इतने रुपए का लाभ हुआ। 221 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ रुपए में। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो परसेंटेज में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 17% का। तो कह सकते हैं ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर होगा। तो आपको करना क्या, 221 में क्या करिए, 221 में 17 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या, विक्रय मूल्य पूछा गया, विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, आपको करना है क्या, इसका ये जो क्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है, जो भी क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो भी क्रय मूल्य आएगा इसको जोड़ देंगे तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर ये 17% लाभ चाह रहा है तो आप इसका डायरेक्ट करके 117% निकाल लीजिए। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, आप इसका डायरेक्ट 117% निकालेंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। दो तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए करना है कि अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये सीपी यानी क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं, 17 कम 17 गया और बचा कितना 5, 5 इधर गया, कितना 17 51 और ये कितना हो जाएगा 1300। वस्तु का देखिए जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1300 रुपए है, 1300 रुपए की नहीं, और वो 200 इतने रुपए पे लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य का अंतर इतना कहा गया, क्रय मूल्य इतना है तो बेचा कितना होगा, आप कह सकते हैं 13 2 15, 1521 रुपए में बेचा कि नहीं बेचेगा। जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य आपको मिल जाएगा 1521 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1521 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 5800 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज बनेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। आपको क्या क्या पता है, मूलधन पता है, आर का भी मान पता है, टी का भी मान पता है। इसमें रख के करना क्या, आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग रख के सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर रखेंगे तो मूलधन कितना दिए गए 5800 और रेट कितनी दी गई 6%, टाइम कितना दिए गए 4 वर्ष, पूरे का बटा 100। ये देखिए इससे कट गया, ये इससे कट गया। अगर मैं करूं कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लूं, जब इन दोनों का आपस में गुणा कर लूं, ठीक है, या इन दोनों का ही आपस में गुणा कर लूं, ठीक है, किसी का आप गुणा कर सकते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 48 और 6 25 30 4 कितना हो जाएगा 34। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 बटे 32 यानी कितना मिलेगा, ये 1392 आपको मिलेगा। जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1392 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति की मासिक वेतन 45,000 रुपए है और वार्षिक खर्च कितना दिया गया, इतना है। तो मासिक बचत आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल सॉल्व करा दिया था। ठीक है, कल की डेट में मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। ये फिर से टाइप हो गया, ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन टाइप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 1/3 भाग दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी यानी घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, फिर क्या कहा गया, शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो उसकी चाल उसकी औसत चाल आपसे पूछा गया। ठीक है,
यानी कहा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 1/3 भाग दूरी को इतनी इस चाल से चल रहा है, और जो शेष भाग बचा है उसको इस चाल से चल रहा है। तो पूछा कि आपसे औसत चाल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लें कि जो टोटल दूरी है कितना है, 3 है। टोटल ये जो नीचे वाला है टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। अगर ये 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, ये 40 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर क्या किया इसने, इस चाल से चला। बाकी जो शेष 2 किलोमीटर होगा वो किस चाल से चला, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप कर लीजिए। सबसे पहले औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है आप लिख लीजिए। औसत चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय ये फार्मूला होता है, और इसमें रख के आपको क्या करना, सॉल्व करना होगा। तो टोटल दूरी आपको देखिए पता चली, टोटल दूरी कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितना है, 3 किलोमीटर। अब मुझे करना क्या, कुल समय निकालना है। ये देखिए जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर यानी ये वाली दूरी है, इसे इस चाल से चला, तो इस दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा। तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय, ये तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, समय पता कर सकते हैं। देखिए दूरी मुझे पता है कि 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, इस चाल से चला है, तो हम लोग यहां से समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर या कर लीजिए आप, इसको ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहां से टोटल दूरी कितना है, 3 है, और नीचे करना क्या, कुल समय। तो इस चाल को क्या कराइए, इस चाल से क्या करा, कितनी दूरी तय करा, इतना। तो समय हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पहले वाले के लिए 1 किलोमीटर वाले के लिए समय कितना हो जाएगा, 1/40 होगा कि नहीं होगा। अब जो शेष दूरी है, दूरी कितना है, 2 किलोमीटर बची। 1 किलोमीटर इसने चल लिया, तो 3 किलोमीटर टोटल मैंने मान लिया है, तो 2 बचा। 2 कर क्या रही है, इस चाल से चल रहा है। तो जो 2 किलोमीटर है ये किस चाल से चलाइए, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, यहां से दूरी बटा चाल। तो समय आपको पता चल जाएगा। तो टोटल समय मैंने यहां पे लिख दिया, कुल दूरी बटा कुल समय। अब इसको सॉल्व करना है, आपको करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये तो ऊपर आपका 3 तो रहेगा ही, जब इसका गुणा क्या करेंगे, या इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। और एलसीएम में डायरेक्ट ऊपर कर दूं, या तो लिख लिया जाए, एक लाइन और बढ़ा दिया जाए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। 120 पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 120 कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया, यहां से 12 3 36, 360, और नीचे कितना आ गया, 7 आ गया। अब करना है कि इसको आप डिवाइड कर लीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 पच्चे 35 हो गया, 7 पच्चे 35, एक इधर गया, 7 एकम 7, और बचा कितना, 3। 3 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। औसत चाल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, औसत चाल इतना आ जाएगी, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी आप ला सकते हैं। औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति आवर्स। आप इसको डिवाइड करके आप पॉइंट में भी आप ला सकते हैं, जो भी आंसर आएगा आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रखा जाए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस कल करा दिया था, इसलिए उन क्वेश्चनों को नहीं बता रहा हूं, और जो आए हुए क्वेश्चन थे कल की डेट में उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, रमेश ने बैंक से 4000 रुपए नगद निकाले जो 100 रुपए तथा 50 रुपए के नोट के रूप में थे। यदि कुल नोटों की संख्या 50 थी तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या आपसे पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, नोटें देखिए किसके, 100 रुपए और 50 रुपए की नोट है। तो आप यहां से लिख लीजिए, 100 रुपए की नोट है और 50 रुपए की नोट है। क्लियर है। अब टोटल नोट कितना कहा गया, 50 रुपए है, तो हमसे पूछा क्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछा गया। अगर हम लोग ये 50 रुपए की नोटों की संख्या पूछा ना, तो हम लोग करें क्या, हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अल्टरनेटिव हम लोग करें क्या, मान लें 100 रुपए की नोटों की संख्या हम एक्स मान लें। 100 रुपए की नोट जो पूछेगा उसका हम लोग करेंगे अल्टरनेट वाला करेंगे, यानी 100 वाला करेंगे। ठीक है, हम लोग मान ले रहे हैं कि माना 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी, ये एक्स है।
100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? x है। तो अगर टोटल 50 है तो 100 जो शेष नोटें बचेंगी कितना होगी? आप इसमें से घटा लीजिए 50 में, जो शेष नोटें बचेंगी 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। ये जो नोटें बची हैं ये किसके? 50 पैसे की हैं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद करना क्या? देखिए 100 रुपए की कितनी नोटें? एक्स नोटें। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 100 रुपए के कुल कितने पैसे होंगे, यानी कितने रुपए होंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 का इन दोनों में आपको गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 2500 मिलेगा और इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 50x। जब इन दोनों को जोड़ लूंगा तो 100 रुपए और 50 रुपए के कुल धन कितना होगा मुझे ये पता चल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कुल धन कितना मुझे ये पता चल जाएगा। और यहां पे कहा गया कुल धन कितना है? 4000 रुपए। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर मिलना चाहिए? 4000 के बराबर मिलेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए करना कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50x और ये जाके इधर घट जाएगा, ये जाके इधर घट जाएगा तो 2500 जब इसमें से घटाएंगे 4000 में से तो बचा कितना? 1500 बचा। और इसको जब इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये 30 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 30 बार में ये कट जाएगा। आप बता सकते कि 100 रुपए की कितनी नोट है? 100 रुपए की 30 नोट है। अगर 100 रुपए की 30 नोट है तो 50 रुपए की नोटों की संख्या पूछा है, तो इसके स्थान पे x के स्थान पे करना कि आप 30 रखेंगे, 30 रख के 50 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 20 नोट। कितना मिलेगा? 20 नोट। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी आप बता सकते कि 50 रुपए के कुल कितने नोट हैं? 20 नोट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक नया घनाभ बनाया गया है। यानी एक घन है जिसकी भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है और इसे पिघलाकर घनाभ बनाया गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4। इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई कितना? 2 है। 1 सेंटी यानी क्या? 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो ऐसे कितने घनाभ बनेंगे इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है कि अगर एक घन है जिसकी भुजा आपको दे दी गई, अगर इसे पिघलाकर इसे जब घनाभ बनाया जाएगा तो आयतन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आकृति कर क्या रही है? पिघलाकर फिर से क्या बना रही है? घनाभ बना रहे हैं। तो ऐसे कितने घनाभ बनेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी गई है? तो करना क्या आपको? इसमें करना क्या आपको? घन का आयतन निकाल करके भुजा यानी घनाभ के आयतन से करना कि आपको डिवाइड कर देना है, तो घनाभ की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो आप यहां से लिख लीजिए, अगर आपसे घनाभ की संख्या पूछा है तो आपको करना कि घन का आयतन निकाल करके वो इसमें घनाभ के आयतन से करना कि आपको डिवाइड करना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है कि नहीं? और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो कह सकते हैं LBH होता है। तो देखिए इसका मान दिया गया कितना? ये 10 है, तो 10 यानी 1000 कर सकते हैं हम लोग। और नीचे कितना हो जाएगा? ये LBH 4 गुणे 2 गुणे 1। इतना क्लियर है? अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं ये 500 बार में कट जाएगा और इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 125 मिलेगा। कितनी बार में कटेगा? 125 बार में। यानी आप बता सकते कितने घनाभ बनेंगे? 125 घनाभ बनेंगे। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 10 संख्याओं का औसत 46 है। यदि एक संख्या को 142 की जगह 42 ले लिया गया, ठीक है, 42 ले लिया गया था तो सही औसत क्या है? देखिए 10 संख्याएं हैं जिसमें एक संख्या को गलती से क्या कर दिया, इसने 142 लेना चाहिए था, लेकिन ले कितना लिया? 42 सिर्फ लिया। यानी कितना कम लिया इसने? 100 कम लिया। कितना कम लिया? 100 कम लिया। अब ये जो 100 है फिर से क्या होगी? 10 संख्या में डिवाइड होगी। फिर से 10 संख्याओं में डिवाइड होगी। अगर 10 संख्याओं में बांटेंगे तो प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि होगी? 10 की। 10 की वृद्धि नहीं। तो हमसे पूछा कि सही औसत
जो औसत इतना है, अब यानी कि प्रत्येक में 10-10 की जब वृद्धि होगी तो सही एवरेज क्या हो जाएगा, सही एवरेज क्या हो जाएगा, इसको लाके जो औसत है ये इतने की वृद्धि होगी नहीं, प्रत्येक संख्या में 10-10 की वृद्धि होगी, तो आप डायरेक्ट करिए कि औसत में ही जोड़ दीजिए इसको। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी नया एवरेज कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4,000 रुपए पर 40% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष का पूछा है कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की गणना किस पे करना, आपको प्रति तिमाही के आधार पर करना है, यानी ब्याज की गणना करना क्या, आपको तिमाही के आधार पर करना है। अगर ब्याज की गणना हम लोग तिमाही आधार पर करते हैं तो दर में हम लोग करते क्या, 4 से भाग देते हैं। दर में हम लोग करते क्या, जो रेट है उसमें हम लोग 4 से भाग देते हैं तो नई रेट आपको ये मिल जाएगी। और समय में हम लोग करते क्या, 4 से गुणा करते हैं। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, एक वर्ष यानी जो 3-3 माह के अंतराल पे पड़े, तो कह सकते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 3 तिमाही पड़ेंगी। कितनी तिमाही पड़ेंगी, 3 तिमाही पड़ेंगी, सॉरी 4 तिमाही पड़ेंगी, 4 तिमाही पड़ेंगी, 4 तिमाही पड़ेंगी। एक वर्ष में कितनी तिमाही पड़ेंगी, 4 तिमाही पड़ेंगी, जो 3-3 माह के अंतराल पर पड़े। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, तो यहां से देखिए टाइम मुझे कितना मिल गया, 4, कितनी तिमाही, 4 तिमाही। तो सबसे पहले अगर 4 तिमाही है, टाइम कितना है, 4 तिमाही, तो इस तरह से 4 आप बना लीजिए, 1 तिमाही, 2 तिमाही, 3 तिमाही और ये 4 तिमाही। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे मूलधन पता है, तो अगर पहली तिमाही की बात कर ली जाए तो पहली तिमाही पर जो पहली तिमाही पर ब्याज बनेगा 10% के हिसाब से, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, 4,000 रुपए ब्याज बनेगा। क्लियर है, पहली तिमाही में 4,000 रुपए ब्याज बनेगा, तो अगली तिमाही में भी क्या होगा, 4,000 रुपए ब्याज बनेगा, फिर अगली तिमाही में भी क्या होगा, 4,000 रुपए ब्याज बनेगा, अगली तिमाही में भी क्या होगा, 4,000 रुपए ब्याज बनेगा। इतना क्लियर है। इसको अगर ये आगे तक दिया रहता तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे और भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां से फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, पहली तिमाही में तो 4,000 रुपए ब्याज बनेगा ही, लेकिन जैसे आप दूसरे साल की दूसरी तिमाही की बात करें तो दूसरी तिमाही में भी 4,000 रुपए ब्याज बनेगा, लेकिन जो पिछली तिमाही है इस पर भी ब्याज आपका बनेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो इसमें होता क्या, ब्याज पर भी ब्याज बनता है। जो पिछली तिमाही है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट कितना दी गई, 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा ब्याज, 400 रुपए ब्याज बनेगा। क्लियर है। जैसे आप तीसरी तिमाही में एंट्री करेंगे, ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछली जो दो तिमाही का ब्याज है, पिछली 2 तिमाही का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, यानी 8,400 पर भी ब्याज बनेगा और दर कितनी है, 10%। अगर आप 8,400 का 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 840 आपको मिलेगा। क्लियर है, 840 ब्याज बनेगा। जैसे आप चौथी तिमाही में एंट्री करेंगे ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछली 3 तिमाही का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट कितनी है, 10%। क्लियर है, रेट कितनी दी गई, 10%। तो इन सभी को आप जोड़िए, 4 4 8 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, तो कह सकते हैं 13,000 कितना हो जाएगा, 225। 13,200 कितना हो जाएगा, ये 13,224 होगा। 13,224 का करना क्या, आपको 10% ब्याज निकालना। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, 1324 रुपए ब्याज बनेगा। 1300 कितना ब्याज बनेगा, 24 रुपए ब्याज बनेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, इन सभी को जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। तो पीछे से जोड़ते हैं, देखिए पीछे 0 0 दिखा है इसमें, लेकिन 4 दिख रहा है। क्लियर। सेकेंड अंक के पास चलते 0 0 है, इधर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसमें चलते तीसरे अंक के पास, तो यहां से 8 4 12 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब चौथे अंक के पास चलते हैं तो 4 4 को 16 16 1 17 17 1 हासिल कितना हो जाएगा, 18। कितना रुपए ब्याज बनेगा, 18,564 रुपए ब्याज बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए मैंने आपको बिना फॉर्मूले से सॉल्व कराया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या कितनी दी गई, 9 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर है। तो गोले को बनाने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 सेंटीमीटर कह सकते क्यूब का खर्च 7 रुपए है,
तो गोले को बनाने में कितना खर्च आएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्च आपको दिया गया। तो सबसे पहले देखिए खोखले गोले का ये है ना, बाहरी त्रिज्या दी गई और आंतरिक त्रिज्या दी गई। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए, खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, यानी बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या का अंतर। अब देखिए इसमें सब कुछ पता है, इसमें रख के सॉल्व करिए। इसमें करना क्या, आपको रख के सॉल्व करना। तो ये 4/3 है और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए आर यानी अगर इसका यार आर का मान कितना है, यानी 9 है, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 729 मिलेगा। और इसका यानी इसका मान कितना, 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 500 कितना हो जाएगा, ये 12। अब इन दोनों को घटाना है, जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 216 आपको मिलेगा। क्लियर है। यानी जो गोले का आयतन इतना आएगा, गोले का आयतन इतना आएगा, लेकिन कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्च इतना है, तो इतने का खर्च कितना होगा, इसमें करना कि आप 7 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना खर्च है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का खर्च पता करने के लिए इसमें 7 से गुणा कर लिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 से कटा, क्या 3 से कटा तो काट दीजिए, 3 7 21 हो गया, 3 दूना 6। अब इन सभी का आपस में करना क्या, आपको मल्टीपल करना है। इन सभी का आपस में करना क्या, आपको मल्टीपल करना है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 हो जाएगा और 3 6 63 36 आपको मिलेगा। जब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 63 36 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों को 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है यदि इनकी चालें कितना दी गई है, 15 मीटर प्रति सेकेंड और 35 मीटर प्रति सेकेंड है। ये किसकी चाल दी गई है, व्यक्तियों की चाल दी गई है। ठीक है, इनकी चालें इतना और इतना है, तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया, ट्रेन की चाल भी आपको नहीं पता है। ये जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, ट्रेन की चाल भी मुझे नहीं पता है, तो हम लोग मान लें कितना है, x मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी लंबाई भी मुझे नहीं पता, तो हम लोग मान लें कितना, ये y मीटर है। क्लियर है। अब ये कहा गया है, देखिए जब ये करके आ रहा है, जो पहले व्यक्ति को पार कर रही है 20 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को क्या कर रही है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 40 सेकंड में पार कर रही है। अब व्यक्तियों की चाल आपको दी गई है, तो देखिए करना कि लेकिन एक ही दिशा में ये लोग चल रहे हैं, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में ये व्यक्ति भी चल रहे हैं। तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए हम लोग करेंगे, यहां से अंतर करेंगे, यहां से अंतर करेंगे और यहां से अंतर करेंगे, तो सापेक्षिक चाल पता चलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, तो यहां से जो ट्रेन है क्या करेगी, व्यक्ति की तो कुछ लंबाई होगी नहीं, जो भी इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो ये कितना दूरी तय करेगी जो ट्रेन है, यानी स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी, स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी। तो कह सकते हैं दूरी समान है कि नहीं, दोनों व्यक्तियों के लिए दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी स्वयं की लंबाई को पार करेगी। तो आपको फॉर्मूला भी पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ये तो फॉर्मूला होता है आपका। अगर दूरी दोनों में समान है, यानी डिस्टेंस क्या, स्वयं की लंबाई को जो पार करने में, अगर दूरी समान है दोनों में, तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहां से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू क्या हो जाएगा, ये चाल इंटू समय हो जाएगा। दूरी दोनों के लिए सेम है, तो हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो कि नहीं जो मैंने आपको बताया। मैंने इसमें आपको सिर्फ यही बताया कि इसकी चाल हम लोग x मान लें और इसकी लंबाई y मान लें। अब देखिए जब एक ही दिशा में चलेंगे तो सापेक्षिक चाल पता करने के लिए, ठीक है, यहां से इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए, पहले वाले के लिए, तो यहां से कितना हो जाएगा सापेक्षिक चाल, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं होगा, x माइनस 15 हो जाएगा। अब मुझे यहां से समय पता है, तो चाल मुझे पता हो जाएगी, x माइनस 15 हो जाएगा, और समय भी यहां से पता है पहले वाले के लिए। और दोनों अगर दोनों की डिस्टेंस क्या समान है, तो यहां से ये लोग भी आपस में क्या होंगे, अगर दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो ये लोग भी आपस में बराबर है। तो यहां से कर लीजिए चाल इंटू समय, तो चाल क्या हो जाएगा, यहां से x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। क्लियर है।
और समय कितना लग रहा है, ये 20 सेकंड का समय लग रहा है, तो आप यहां से 20 का गुणा कर लीजिए। अब सेकंड वाले के लिए बात करें तो इसकी भी सापेक्षिक चाल घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और कितना टाइम लग रहा है, ये 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, ट्रेन की चाल पता चलेगी। तो यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से जब इसको मैं यहां से डिवाइड कर दूंगा जैसे, तो कितनी 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में ये कट जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, ये 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 बार में ये कट जाएगा। अब 2 से इसमें यहां से कितना बच गया, x माइनस 15 हो गया, और इसमें गुणा करेंगे 2x माइनस कितना हो गया, ये 70 हो गया, 2x माइनस 70 हो गया। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो x बचेगा और ये इधर आके घट जाएगा, ये इधर आके क्या होगा, घट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 55 हो गया कि नहीं। अब देखिए मुझे चाल पता, यानी x का मान मुझे पता चल गया, x का मान मुझे पता चल गया। तो पूछा क्या, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या, यही तो ट्रेन की लंबाई है। देखिए यहां से दोनों में क्या, ट्रेन की लंबाई मैंने बराबर कर लिया, तो ये ट्रेन की लंबाई है। चाहे आप करिए कि x का मान इस वाले में रखिए, चाहे x का मान इस वाले में रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, पता आंसर आ जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई आपको पता चल जाएगी। अगर आप इसमें रखेंगे, जैसे यहाँ पे 55 रखेंगे, तो 55 रख के जब यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 40 मिलेगा, 40 और इंटू कितना हो जाएगा, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 800 मीटर है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसमें भी रख के सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। यहाँ पे 55 रखेंगे, 55 में से 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और इंटू 40 जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 800 मीटर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, किसी एक में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे, किसी एक को रख के केवल सॉल्व करेंगे, आपको दोनों स्टेप नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 16 पाई है, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन। देखिए ये कहा क्या, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब ये, अगर इस तरह से बेलन बनाया जाए तो ये नीचे क्या बनेगा आपका, ये नीचे क्या बनेगा आपका, सर्कल बनेगा। सर्कल बने कि नहीं बनेगा। इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया इतना है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, ये इतना है। तो मुझे पता है कि सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो सर्कल बन रहा है इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 पाई होगा कि नहीं होगा। या आप इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता। अब देखिए इसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे ये रख सकते हैं, 16 पाई रख सकते हैं, 16 पाई। और ये देखिए ऊंचाई कितना दी गई, 5, तो 5 से इसमें गुणा कर ले, 16 पच्चे कितना हो जाएगा, 80। कितना पाई मिल जाएगा, 80 पाई मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 34/22 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 290। शेषफल 290 है, तो छोटी संख्या और ये जो बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बड़ी संख्या का एचसीएफ आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम करते क्या, छोटी संख्या निकालते हैं। ये कंडीशन ये है कि दो संख्याएं, मैं मान लो संख्या क्या, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या हम लोग मान ले कितना, ये y। छोटी संख्या कितना मान ले, y। तो दोनों का डिफरेंट कितना दिया गया, मींस अंतर कितना दिया गया, 34/22 है। अगली लाइन से ये कहा गया, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, 4, और शेषफल कितना आता है, इतना। अगर ये जो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आ रहा है, 4, और नीचे जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 290। अब देखिए मुझे पता है कि यहां से जो ये इसके इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का आपस में मल्टी यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है कि नहीं होता है, भाज्य बराबर। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल 4y, और ये प्लस क्या हो जाएगा 290। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, सेकंड वाली लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम जहां पे x है उसके स्थान पे ये रख सकते कि नहीं रख सकते, इसमें तो रख ले रहे हैं यहां से। तो कितना हो जाएगा 4y
और ये 290 माइनस वाई इक्वल टू 3422 हो जाएगा। इसको यहां से घटा दो तो कितना मिलेगा, ये 3y मिलेगा, 3y मिलेगा। और इसको भी मैं इधर से करूं क्या, घटा दूं। इसको जब इधर से घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, 31, और ये कितना हो जाएगा, 32 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए 3 से कट रहे हैं, 3 3 6 3 3 यानी 3 से कटेगा तो 3 से काट दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3 हो गया, और 3 चौक को 12, 3 चौक को 12। देखिए छोटी संख्या इतना मिल गई और बड़ी संख्या कितना दी गई, इतना। तो इन दोनों के एसएफ पूछा है। इन दोनों के एसएफ निकालने के लिए करना क्या, आपको जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। वैसे तो हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, यानी एसएफ का मतलब क्या है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो मुझे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या भी पता नहीं कर सकते हैं कि देख के हम लोग पता नहीं कर सकते, तो भागफल विधि द्वारा हम लोग पता कर ले रहे हैं। तो छोटी संख्या से करेंगे या बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, 4292। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, लगभग 4 बार जाएगी। ठीक है, 4 बार चली जाएगी। तो यहां से करेंगे, 4 चौको 16 गया, 4 चौको 16 1 17 गया, और ये 1 हो गया, 4 1 4। अब इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना, ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 1 हो गया। अब इससे करना है कि आपको इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बार में ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इतना क्लियर है, 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जिससे पूरा पूरा डिवाइड होता है वही तो एचसीएफ होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आप कह सकते हैं कि इन यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 116 होगा। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 116 होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए काफी आसान पूछ दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया, 60 और ये 36 18, यानी इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर है। एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखा है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, 12 25 60 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा। अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 37 काम करेंगे, और करना कितना, इतना टोटल कार्य है। तो 37 से करके आप डिवाइड कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 23 और 276 है। यदि एक संख्या कितनी दी गई, 92 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया। तो फार्मूला आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आप डायरेक्ट रख के सॉल्व कर लीजिए। पहली संख्या 92, दूसरी संख्या हम लोग मान लें एक्स है, और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी आपको दे रखा है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो गया, 4 6 24, 3 इधर गया, 4 9 36, यानी दूसरी संख्या कितना मिल गई आपको, 69 मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है। यदि वार्षिक जन्म दर यानी वार्षिक जन्म दर 8% की वृद्धि होती है। ठीक है, जन्म दर में 8% की वृद्धि हो रही है, और मृत्यु वार्षिक मृत्यु दर में कितना, 8%। ठीक है, ये 8% दोनों जगह नहीं रहेगा, ये सिर्फ यहाँ पे आपका 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 4 है, 4% है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना कीजिए। देखिए इसमें ये कहा गया यानी 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें यह कहा गया कि एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है, और जन्म दर में क्या हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है, और जो मृत्यु दर में क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि हो रही है। तो पूछा कि 2 साल बाद जनसंख्या की गणना कीजिए। अगर देखा जाए तो टोटल यहां से जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर क्या हो जा रही है, 4% लोग मर गए, तो इस तरह से टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, केवल 4% की वृद्धि होगी। केवल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी जनसंख्या में। तो इसका करना क्या, ये जो दिया गया है 5 लाख, यानी पहले साल में 4% की वृद्धि होगी, पहले साल में 4% की वृद्धि होगी, तो 104 बटा कितना हो जाएगा,
104/100 होगा। लेकिन 2 साल बाद पूछा है ना, तो इसको करेंगे एक बार और लिखेंगे, आप एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। अब देखिए करना है कि 104 का स्क्वायर करेंगे। 104 का स्क्वायर कितना होता है, 10,816 होता है। 104 का स्क्वायर कितना होता है, 10,816 होता है। अब इसका आपस में मल्टीपल कर लीजिए। जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0, 5 का 30 का 0 हो गया, 5 का 5 3 8 हो गया। इसमें करेंगे 5 8 40 हो गया, और ये 4 हो गया, 5 का 5 कितना मिल जाएगा, इतना आ जाएगा। 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। बस अब रहने दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। जो 8 सितंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया।